महाकुंभ के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन आया। मोदी ने कहा, यह एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट है। हजारों साल की गुलामी की मानसिकता को तोड़कर सनातन की भव्य विरासत का विश्व दर्शन है। महाकुंभ समाप्त होने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन संगम क्षेत्र में सन्नाटा नहीं है। आज भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। हालांकि संख्या उतनी नहीं है जितनी कल तक थी, लेकिन आज भी लाखों लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। महाकुंभ के समापन के बाद आज से योगी आदित्यनाथ ने संगम क्षेत्र में स्वच्छता अभियान शुरू किया। आज प्रयागराज में 1.5 महीने से श्रद्धालुओं की सेवा में लगे सभी लोगों के सम्मान का दिन था। योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रियों के साथ पूरा दिन प्रयागराज में बिताया। स्वच्छता और सेवा कार्यों में लगे लोगों से मुलाकात की। पुलिस कर्मियों को दिन रात मेहनत करने के लिए धन्यवाद दिया। योगी ने ऐलान किया कि महाकुंभ के आयोजन में लगे सफाई कर्मियों का वेतन बढ़ा दिया जाएगा, उन्हें बोनस दिया जाएगा। सैनिटेशन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, पुलिस और होम गार्ड्स को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा। योगी ने कहा, जिस शहर में 25 लाख लोगों की ठहरने की क्षमता है, उस शहर में हर रोज 2.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे और हर किसी को आश्रय मिला, भोजन मिला, कोई भूखा नहीं रहा, कोई लूटपाट नहीं हुई, कोई चोरी नहीं हुई। ये सनातन की शक्ति, आस्था की ताकत का प्रमाण है। महाकुंभ में उमड़े जन सैलाब को देखकर पूरी दुनिया अचंभित है, लेकिन हमारे लिए तो यह परंपरा है। यही हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। 66 करोड़ 30 लाख लोगों के लिए योगी ने इंतजाम कैसे किए, सबकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की, इतनी बड़ी आबादी के लिए खाने पीने और चिकित्सा का प्रबंध कैसे किया, क्राउड कंट्रोल के लिए कौन कौन से सिस्टम्स इस्तेमाल किए गए, और सफाई कर्मियों ने, रोडवेज के ड्राइवर्स ने, कंडक्टर्स ने, नाव वालों ने और हेल्थ वर्कर्स ने महाकुंभ के सफल आयोजन में क्या भूमिका निभाई। प्रयागराज और पूरे उत्तर प्रदेश को महाकुंभ से कितना लाभ हुआ, और योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ पर सवाल उठाने वाले विरोधी दलों नेताओं को क्या नसीहत दी, ये सब आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं महाकुंभ खत्म होने के बाद आज संगम पर कैसा नजारा था। आपने सोचा होगा कि महाकुंभ के समाप्ति के बाद संगम क्षेत्र में सन्नाटा पसर जाएगा, सब चले गए होंगे, श्रद्धालु दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी संगम क्षेत्र में भारी भीड़ नजर आ रही है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें आज सुबह 8 बजे की हैं। सुबह सुबह संगम नोज पर अच्छी खासी भीड़ थी। हालांकि महाकुंभ के दौरान संगम नोज पर श्रद्धालुओं की जितनी संख्या दिखाई देती थी, उसके मुकाबले आज लोगों की तादाद थोड़ी कम थी। बाईं तरफ आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो आज सुबह की है, और दाईं तरफ की तस्वीर कल सुबह की है। दोनों में फर्क आपको नजर आएगा, लेकिन आज भी लाखों लोग संगम पर पहुंचे। आज संगम नोज पर अफरा तफरी कम थी। श्रद्धालु गंगा में स्नान के बाद घाट के किनारे बैठकर आराम से पूजा अर्चना कर रहे थे। आज पुलिस की तरफ से ऐलान नहीं किया जा रहा था कि स्नान करने के बाद घाट पर रुके नहीं, तुरंत घाट खाली करें। आज दुकानदारों की संख्या कल के मुकाबले कम हो गई है। ज्यादातर रेहड़ी पटरी वालों ने सामान समेट लिया है। घाटों पर पंडित और नाव वाले भी आज कम दिखाई दिए, लेकिन सुरक्षा के इंतजामात में कोई कमी नहीं थी। आज भी पुलिस फोर्स तैनात थी। बड़े बड़े अफसर मेला क्षेत्र में मौजूद थे, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह ही अपने मंत्रियों के साथ प्रयागराज पहुंच गए थे। योगी आदित्यनाथ जब प्रयागराज पहुंचे तो उन्होंने अरैल घाट से स्टीमर के जरिए संगम नोज तक की यात्रा की। इस दौरान योगी ने आज फिर पक्षियों को दाना खिलाया और इसके बाद संगम नोज पर पहुंचकर मां गंगा की विधिवत पूजा अर्चना की और बिना किसी विघ्न के 45 दिनों का महाकुंभ संपन्न कराने के लिए मां गंगा को आभार जताया। सूर्यदेव को प्रणाम किया, तीर्थराज प्रयाग की वंदना की, आरती की।
इसके बाद योगी आदित्यनाथ संगम के पास बड़े हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे और महाकुंभ के सफल समापन पर उनकी पूजा भी की। बजरंग बली का आशीर्वाद लेने के बाद योगी ने संगम क्षेत्र में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। कुछ झाड़ू उठाई और गंगा के घाटों पर जो थोड़ा बहुत कचरा था उसे साफ किया। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद झाड़ू लेकर सफाई कर रहे थे, उनके साथ सभी मंत्री और अफसर भी इसी काम में जुट गए। इसके बाद योगी गंगा के पानी में उतरे, मास्क लगाया, ग्लव्स पहने, टोपी लगाई और पानी में तैर रहे कचरे को इकट्ठा करने लगे। क्योंकि महाकुंभ के दौरान करीब 32,000 सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगी थी, 3 शिफ्ट में 24 घंटे सफाई का काम हो रहा था, इसलिए घाटों पर और नदी के पानी में बहुत ज्यादा कूड़ा नहीं था। लेकिन कल ही महाकुंभ का समापन हुआ है, टेंट हट रहे हैं, दुकानदार अपना सामान समेट रहे हैं। आखिरी दिन जो भक्त आए उनके जाने के बाद कागज के टुकड़े, प्लास्टिक के ग्लास, पॉलिथीन और थोड़ा बहुत कचरा नदी के किनारों पर बिखरा था। उस कचरे को योगी ने इकट्ठा करके गार्बेज बैग में भरा। योगी ने कहा कि मां गंगा ने 66 करोड़ श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया है, इसलिए अब हमारा कर्तव्य है कि संगम क्षेत्र को फिर से पूरी तरह स्वच्छ करें। इसके बाद योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में तैनात सफाई कर्मियों को सम्मानित करने पहुंचे। इस बार महाकुंभ की स्वच्छता की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। जिस आयोजन में 66 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे हों, वहां लगातार साफ सफाई बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। पूरी प्लानिंग के साथ काम हुआ। 32,000 ट्रेंड सफाई कर्मचारियों की तैनाती हुई। नदी के किनारे घाटों की सफाई के लिए 1800 गंगा दूत नियुक्त किए गए। मेला क्षेत्र में 1.5 लाख टॉयलेट बनाए गए। 50,000 से ज्यादा चेंजिंग रूम बनाए गए। घाटों के किनारे कूड़ा डालने के लिए 20,000 से ज्यादा ट्रैश बिन रखे गए। नदी में कचरा न रहे इसके लिए बड़ी बड़ी फ्लोटिंग मशीन्स लगाई गई, जो रोज 15 टन कचरा नदी से निकाल रही थी। इन सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में 32,000 सफाई कर्मियों ने दिन रात परिश्रम किया। इसलिए आज जब योगी सफाई कर्मियों के पास पहुंचे तो उन्हें नमन किया। योगी ने कहा कि पिछले कुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई कर्मियों के पैर धोकर उनका सम्मान किया था और इस बार महाकुंभ के बाद वो सफाई कर्मियों के सामने सिर झुकाने आए हैं। योगी ने कहा सिर्फ सम्मान नहीं, वो सफाई कर्मियों के जीवन में बदलाव करेंगे। उनकी सैलरी 10,000 से बढ़ाकर कम से कम 16,000 करेंगे। सारे सफाई कर्मियों को बोनस मिलेगा। उन्हें आयुष्मान योजना का लाभ भी दिया जाएगा और जो अस्थायी सफाई कर्मचारी हैं उन्हें कैसे पक्का किया जाए इस पर वो विचार करेंगे। योगी ने कहा यह सफाई में लगे भाई बहनों की मेहनत से ही महाकुंभ को स्वच्छ रखने की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। महाकुंभ की गूंज आज बंगाल में भी सुनाई दी। ममता बनर्जी ने पहले महाकुंभ में हजारों लोगों की मौत का दावा किया था, इसे मृत्यु कुंभ बता दिया था। आज महाकुंभ संपन्न होने के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी के हिंदुत्व को नकली बताया। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी का हिंदुत्व दिखावा है, हकीकत में तो बीजेपी गेरुए रंग की वामपंथी पार्टी है, इसलिए बीजेपी को गेरुआ कॉमरेड कहना चाहिए। आपको याद होगा मैंने कल ही आपको बताया था कि कोलकाता नगर निगम ने ईद पर एक के बजाय 2 दिन छुट्टी देने के लिए विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी कैंसिल कर दी थी। इसका जमकर विरोध हुआ तो आज ममता ने कहा कि बंगाल में तो बीजेपी के नेता हिंदू त्योहारों पर छुट्टियों को लेकर बहुत शोर मचाते हैं, उनकी सरकार को हिंदू विरोधी कहते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि दुर्गा पूजा से लेकर छठ पर्व तक मोदी सरकार कितनी छुट्टियां देती है। बीजेपी के এখন আমি বলবো কমরেড, গেরুয়া কমরেড, ওপরটা হলুদ ভেতরটা লাল। কি গেরুয়া কমরেড? কদিন ছুটি আপনাদের গভর্নমেন্ট দুর্গা পুজোয় দেয়, কালী পুজোয় দেয়, সরস্বতী পুজোয় দেয়, ঈদে দেয়, বড়দিনের ছুটিটাও বন্ধ।
বড়দিনে ছুটি দেয় না। জেসাস ক্রাইস্ট নো। আমরা ঈদে দুদিন দিই, বকরিদেও দুদিন, সবে বরাত একদিন, দুর্গা পুজোয় মিলিয়ে মিশিয়ে প্রায় 10 দিন 12 দিন থাকে। কই গৌরী কমরেড, একবারও তো জিজ্ঞেস করেন না। সরস্বতী পুজোয় দুদিন থাকে, ছট পুজোয় দুদিন ছুটি দিই। আপনি দিল্লি কদিন छुट्टी दें? छठ पूजा में भी हम 2 दिन छुट्टी देता है, आप कितना दिन देता है? बड़ो बड़ो भाषण। अब बात दिल्ली की राजनीति की कर लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तकरार रोज की तरह जारी है। आज विधानसभा में तो शांति रही, लेकिन विधानसभा परिसर के बाहर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के 22 में से 21 विधायकों को सस्पेंड किया गया है। आज पुलिस ने आतिशी के साथ पहुंचे सभी 21 विधायकों को विधानसभा परिसर में घुसने से रोक दिया और इसके बाद आम आदमी पार्टी के एमएलए पुलिस से भिड़ गए। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद आतिशी विधायकों के साथ असेंबली के मेन गेट पर धरने पर बैठ गई और नारेबाजी शुरू कर दी। आतिशी ने कहा उन्हें सदन की कार्रवाई से सस्पेंड किया गया है, लेकिन विधायकों को विधानसभा परिसर में घुसने से कैसे रोका जा सकता है। वो राष्ट्रपति से बीजेपी के तानाशाही पूर्ण रवैये की शिकायत करेंगी। आज भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन है। ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि चुने हुए विधायकों को विधानसभा के गेट के बाहर रोक दिया जाए। मैंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, कल उनसे मिलने का समय मांगा है, क्योंकि आज जो गैर लोकतांत्रिक कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक और गैर कानूनी कदम उठाया है, उसके खिलाफ कल हमने राष्ट्रपति से मिलने का समय। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल की शराब नीति पर सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई और आज ही पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने नई लिकर पॉलिसी को मंजूरी दे दी। भगवंत मान ने पंजाब में शराब बेचकर 11,000 करोड़ रुपए की कमाई का टारगेट रखा है। अब पंजाब सरकार भी शराब के ठेके ई टेंडरिंग के जरिए देगी। नई लिकर पॉलिसी में बियर शॉप्स की लाइसेंस फी 2 लाख से घटाकर 25,000 कर दी गई है। देसी शराब का कोटा भी 3% बढ़ा दिया गया है। भगवंत मान ने फार्म हाउस में अब शराब की 12 के बजाय 36 बॉटल्स रखने की परमिशन दे दी है। जैसे ही भगवंत मान की सरकार ने नई लिकर पॉलिसी जारी की तो पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुन्नी जाखड़ ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने भगवंत मान की नई लिकर पॉलिसी बनवाई है, इसलिए आम आदमी पार्टी का जो हाल दिल्ली में हुआ वही हाल पंजाब में भी होगा। आजकल सोशल मीडिया के जरिए अपनी भड़ास निकालना, बिना सोचे समझे वीडियो अपलोड करना कितना भारी पड़ सकता है, इसका एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। आज बिहार में जहानाबाद के केंद्रीय विद्यालय की एक महिला प्रोबेशनरी टीचर ने अपनी नौकरी खतरे में डाल दी। दीपाली ने अपने 2 वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए। दीपाली शाह बिहार में अपनी पोस्टिंग से परेशान है। उन्होंने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया के जरिए जाहिर कर दी, लेकिन इस दौरान मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी। इस टीचर ने न सिर्फ गालियों का इस्तेमाल किया, गंदी भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि बिहार के लोगों का भी अपमान किया। पता लगा कि दीपाली शाह दिल्ली के रहने वाली हैं। 1.5 साल पहले केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक के तौर पर उनकी भर्ती हुई थी। दीपाली को बिहार के जहानाबाद में पहली पोस्टिंग मिली। दिसंबर 2023 से वो जहानाबाद के केंद्रीय विद्यालय में ट्रेनी टीचर के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन दोस्तों को दूसरे स्टेट्स में तैनाती मिलने से काफी खफा हो गई और सारा गुस्सा सोशल मीडिया के जरिए निकाल दिया। अगर आप 44 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार हैं तो आप अमेरिका में जाकर बस सकते हैं, वहां की नागरिकता का रास्ता खोल सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीजा स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है। जो लोग अमेरिका जाकर कारोबार करने में इंटरेस्टेड हैं वो $5 मिलियन यानी करीब
44 करोड़ रुपए में गोल्ड कार्ड खरीदकर अमेरिका में बस सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा उनकी सरकार ने 10 लाख गोल्ड कार्ड बेचने का टारगेट रखा है। ट्रंप ने कहा कि रूस, चीन और भारत समेत दुनिया के सभी देश के नागरिक गोल्ड कार्ड स्कीम के दरवाजे खोल सकते हैं। इस स्कीम की सारी डिटेल अगले 2 हफ्ते में सामने आ जाएगी।